नमस्कार, आप देख रहे हैं टीना स्वदेश। मैं हूं गिरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णुमोहन है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से 2 घंटे का समय बीत चुका है। इस 2 घंटे में कम से कम आप ये समझ चुके होंगे कि कमोडिटी मार्केट जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत खास है और इसमें बहुत मौके हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमोडिटी मार्केट को और आप बारीकी से समझिए और इसमें मौके को तलाशिए, क्योंकि बात केवल इक्विटी मार्केट की होती है, कमोडिटी मार्केट की चर्चा बेहद कम होती है। इसीलिए ईटीन और स्वदेश ने यह पहल शुरू किया कमोडिटी महाकुंभ, जिसके जरिए परत दर परत हम हर घंटे कमोडिटी से जुड़ी एक एक बात बारीकी के तौर पे आपको लगातार बताते जा रहे हैं और ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौका कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। इसको समझिए, जानिए और लगातार कमोडिटी महाकुंभ देखते रहिए। विष्णुमोहन, एक शानदार पहल जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट केवल जीरा जो आप खाते हैं सो, हल्दी जो करते हैं सो, उससे भी बहुत बड़ा है, सोने चांदी जो पहनते हैं सो, उससे भी बहुत बड़ा है। और इसके जरिए आप कह सकते हैं कि पैसे से पैसा बना सकते हैं। और अब बीते 2 सेशन में आपने ये तो समझा दिया कि कमोडिटी मार्केट का इतिहास क्या है, आपने ये बता दिया कमोडिटी एग्री कमोडिटी में होता क्या है। लेकिन इस सेशन में जिस सबसे बड़े मुद्दे की बात करनी है, कह सकते हैं हर गृहिणी की पसंद है, गोल्डन ज्ञान। बिल्कुल। और पिछले सेशन में भी जब हम शुरुआत कर रहे थे तो लोग अब तक या कंजम्पशन के लिए अपने पहनने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखना चाहिए? तो इस घंटे में हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करें, चाहे वो ज्वेलर्स हो या फिर कंज्यूमर्स हो या फिर जो ऑनलाइन कारोबारी हो, हर तरह के कारोबार में जुड़े लोग, उनके लिए कितनी इसकी अहमियत है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पैनल में। महेंद्र लुनिया साहब हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। विक्रम धवन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिछले पैनल में भी थे, फंड मैनेजर है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। और शिवांशु मेहता है बुलियन एमसीएक्स के और साथ ही आईआईबीएक्स के भी डायरेक्टर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। आशीष पेठे साहब हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे से। किशोर नारने हैं, डायरेक्टर हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। और रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से। आप सभी मेहमानों का इस पैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शिवांशु जी आपके पास आएंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े नॉन एग्री एक्सचेंज आप लोग चलाते हैं और आप सबसे बड़े प्रोडक्ट गोल्ड और सिल्वर को हेड कर रहे हैं वहाँ पर। जो नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, नए कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या गोल्डन ज्ञान आप पहला देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें और किस तरह से उन्हें गोल्ड को देखना चाहिए? क्या कंजम्पशन के लिए देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए या ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए? जी हाँ विष्णुमोहन जी, पहले तो इस बहुत ही बढ़िया पहल पे आप सबको हमारी तरफ से मुबारक। आपने सही कहा। देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी अहमियत सदियों से चली आ रही है और इन्वेस्टर्स के लिए इसे और आसान बनाने के लिए एक्सचेंज पे तरह तरह के डिनोमिनेशंस के प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक्सचेंज में गोल्ड का 1 ग्राम का जो पेटल कॉन्ट्रैक्ट है वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट था जो 1 ग्राम डिलीवरेबल था। ओके। तो इसके साथ साथ 8 ग्राम और 100 ग्राम की बार और 1 किलो बार, ये सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनके अंदर निवेश भी किया जा सकता है, ट्रेड भी किया जाता है और जो ज्वेलर्स हैं वो अपना प्राइस रिस्क इनके जरिए से मैनेज भी करते हैं। तो निवेश कैसे किया जा सकता है? हमने तो अभी तक सुना है सिर्फ ट्रेड करते, निवेश कैसे करते वो समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। जी हाँ, देखिए, इसके अंदर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर कंपल्सरी डिलीवरी रहती है। तो फ्यूचर्स के जरिए एक लिक्विडिटी के जरिए अपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को आप ट्रांसपेरेंट तौर पे एक निवेशक लॉक इन कर सकता है और महीने के एंड में जब वो डिलीवरी पीरियड में जाता है तो उसे उसकी डिलीवरी लेने को मिल जाती है और उसे इलेक्ट्रॉनिकली वो होल्ड कर सकता है, एसआईपी कर सकता है। तो इसके ज़रिए जो एडवांटेजेस एक निवेशक को मिलती हैं वो ये हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस, लॉकिंग इन प्राइस एट वेरियस प्राइस पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, एसआईपी टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो एसआईपी कैसे करते हैं? मैं छोटा छोटा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। एसआईपी की आप बात कर रहे थे, अब गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स पर अगर हमें एमसीएक्स गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो एसआईपी कैसे करें? तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे वो लॉक इन करके एक्यूमुलेट कर सकता है। हमारे यहाँ जो कॉमर्स सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कर सकता है जो निवेशक है और जब वो फाइनली चाहे तो उसे वेयरहाउस वॉल्ट से निकाल कर फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। तो फिजिकल डिलीवरी के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए? जैसे आपने कहा गोल्ड पेटल 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। तो एसआईपी के तौर पे चलिए हम 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड के तौर पे लिया, लेकिन बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या डिलीवरी लेनी है तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिया, तो 1 ग्राम तो आप डिलीवरी की बजाय हम एसआईपी के तौर पे उसका इस्तेमाल करें और आपके ही वॉल्ट में जमा करें।
ऐसा होगा? जी हाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई मिनिमम डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं है। कोई चाहे तो 1 ग्राम की डिलीवरी भी ले सकता है, और ये डिलीवरी उसके जो मेंबर ब्रोकर हैं उसके ज़रिए भी ले सकता है, जो छोटा क्लाइंट है। और हमारे यहाँ पे एक डोर स्टेप डिलीवरी का एक सर्कुलर भी इशू हुआ था रिसेंटली, जिसके अंदर मूवमेंट फ्रॉम द बेसिक डिलीवरी सेंटर से आगे तक डोर स्टेप तक का भी एक सहूलियत दी गई है, एक फिक्स चार्जेस के ऊपर। ओके। ये जो हमारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने करके दिया है। ओके। तो रिटेल निवेशक मैं समझता हूँ कि इन सभी चीज़ों को एक बहुत एडवांटेज के रूप में देख सकता है, और बुलियन की जो प्राइसेस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम MCX के ऊपर जब प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, पारदर्शिता का इसके अंदर बहुत फायदा रहता है, और क्वालिटी एश्योर रहती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। सोने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि पारदर्शिता, और मैं पुराने जमाने के तमाम मूवियों को देखिए, उसमें यही होता है कि चलिए भाई घर में संकट आया तो महिलाएं ज्वेलरी निकालती थी और फिर संकट से दूर करती थी। महेंद्र दुनिया जी, मैं आपसे शुरू करूंगा इस चीज़ को। हमने पिछले दिनों एक महाकुंभ किया था, म्यूचुअल फंड महाकुंभ। तो उसमें जो बड़े गेस्ट आए थे उन सबका कहना था कि इस देश में जो म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। SIP सब जान गए हैं, और SIP हर कोई करना चाहता है, ठीक है। उसमें मेरा सवाल था कि जब इस देश में कब ये सवाल आएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप SIP+ है, उस चर्चा की बात बोला कि वो जल्द आएगा, उन्होंने ये कहा। अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि SIP आप कर सकते हैं। गोल्ड में अभी भी महिलाओं में, खासतौर पे पुरुषों में भी ये नज़रिया नहीं आया है कि मुझे जो है डिजिटल गोल्ड रखना है या गोल्ड में SIP करना है। आपको लगता है कि कहाँ वो लैकिंग पॉइंट थे, और क्या धीरे धीरे बदलाव करने चाहिए जिससे कि ये नज़रिया वापस से इस सेगमेंट में बनता हुआ दिखे? सबसे पहले तो जैसे सर ने कहा कि इस महाकुंभ के लिए आप दोनों के लिए और पूरे चैनल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल आपने करी है। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात हो रही है यहाँ पे आज के दौर में या अभी के सेशन में, तो जैसे सर ने बताया कि आप SIP के थ्रू जा सकते हो, तो ये पहले से भी है मार्केट में, क्योंकि ज्वेलर्स के पास महिलाएं ऑलरेडी अपने महीने के हिसाब से BC योजना चालू करते हैं वो लोग, और ज्वेलर्स का वो भी चालू ही है अभी भी। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में हो रहा है, वैसे क्या हम डिजिटल में कर सकते हैं? तो यस, जैसे गोल्ड बीज है, आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटा सा डिनोमिनेशन में जा सकता है आपका, मे बी 50 रुपये 400 रुपये तक का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद गोल्ड 50 रुपये 400 रुपये तक का भी आप कर सकते हैं। हाँ, 50 रुपये से भी कर सकते हो। गोल्ड बीज तो खैर आई थिंक 60 रुपये के करीब है अभी, लेकिन वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं MCX की बात करूँगा, गोल्ड पेटल जैसे सर ने बताया, मात्र 500 रुपये का पेटल आप हर महीने अकुमुलेट कर जाते हो, जिसका आपका एक एवरेज प्राइस बन जाता है, और उसे अगर आप रोल ओवर करते हो हमेशा, तो आपको वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी महीने दर महीने बढ़ती जाती है आपकी। ये तो बस पेटल की होगी। आप 8 ग्राम यानी कि गिनी में भी कर सकते हो, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट में भी 5-6 हज़ार रुपये से शुरू हो जाएगी। और गोल्ड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो हाल ही में 2017 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इससे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दोहरा फायदा है। जैसे कि हर महीने अगर आप 1 ग्राम अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हो, तो उसमें जो आपका निवेश हो रहा है उसके ऊपर आपको 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है। बिल्कुल। जबकि आपकी मूल्य वृद्धि भी हो रही है गोल्ड की, और आपको वहाँ पे ब्याज भी मिल रहा है। ये दोहरा फायदा वहाँ पे हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप SIP में अगर आप गोल्ड में करना चाहते हो, जो आप बोल रहे हो कि DNA में है हमारे, तो वो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लोगों को एजुकेट करें थ्रू एक्सचेंजेस, थ्रू मीडिया हाउसेस, थ्रू RBI के, अगर RBI अगर किसी फेस को यहाँ पे लेके आते हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी आपके पैनल के कुछ पैनलिस्ट के साथ पहले, तो वो बता रहे थे कि इक्विटी के लिए हमारे पास कई चेहरे हैं, जैसे दमानी जी है, झुंझुनवाला जी है, लेकिन क्या हम आज MCX के लिए या किसी कमोडिटी के लिए कोई चेहरा देखते हैं? वही कोशिश तो कर रहे हैं इस महाकुंभ के जरिए, यही कोशिश किया था। और इसीलिए विश्वमोहन शो के शुरुआत में रैपिड फायर राउंड के तहत MCX से बैक टू बैक कई सारे सवाल पूछ के समझने की कोशिश की। विक्रम जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, ये तो है कि अभी भी गोल्ड में SIP को लेके, गोल्ड में निवेश को लेके उस तरह का रुझान नहीं आया है, क्योंकि आप निप्पॉन म्यूचुअल फंड को आप देखते हैं, इंडिया म्यूचुअल फंड को। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में खासतौर पे गोल्ड ETF या गोल्ड से जुड़े जो म्यूचुअल फंड जो पैसे लगाते हैं, उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, या आपको लगता है कि दिक्कतें कहाँ आ रही है उस सेगमेंट में? देखिए, लूनिया जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है कि गोल्ड ETF में आप 50, अभी तो 55-60 जो भी चल रहा है इसका ETF रेट, उतना भी अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप
बहुत मुश्किल है लिस्टेड स्पेस में अगर आपको कोई इतनी डिनोमिनेशन मिल जाए। सेकेंडली एक एजुकेशन और देना ज़रूरी है कि जो गोल्ड ETF और सिल्वर ETF है हमारे, वो इंडिया नहीं, वो पूरे विश्व में मैं समझता हूँ इस सेंचुरी का, मेरा कहना ये है, इस सेंचुरी का सबसे अच्छा आविष्कार है फाइनेंशियल मार्केट्स के। क्योंकि इतनी स्मॉल क्वांटिटी आप बाय या सेल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिक्विडिटी जो है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से बहुत बेहतर रहती है। तो ये एक एजुकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात करें गोल्ड ETF या सिल्वर ETF की इंडिया में, तो मैं समझता हूँ ठीक है, शुरुआत थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अगर आप गोल्ड ETF की बात करें तो जिस तरह के हमने फ्लोज देखे हैं पोस्ट कोविड और स्पेशली इस साल में, वो काफ़ी बेहतर हैं। और उसका रीज़न ये है, देखिए जैसे जैसे इंडिया बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टर्स का साइज़ भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ता है और साइज़ ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ता है। अब जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 1000 रुपये का है तो उसमें अगर आप 10% या 20% लूज़ करते हैं तो वो एब्सोल्यूट टर्म में बहुत कम है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में है तो उसमें 10% 20% भी लॉस जो है वो बहुत एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा हो सकता है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है, जिसको हम कहते हैं मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी, वो अब इंडिया में पिकअप हो रहा है बहुत तेज़ी से। अभी भी अगर हम देखें तो पूरा AUM का जो भाग है मल्टी एसेट फंड, जिसमें गोल्ड भी होता है, इक्विटी भी होता है, बॉन्ड भी होता है, वो सिर्फ 1% है। लेकिन अगर आप विदेश में देखें तो यही साइज जो है वो 5 से 30% है AUM का। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी। तो आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग भले ही स्लो हुई हो, लेकिन अब जो कैचअप है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। और आगे जाके मुझे लगता है ये मल्टी एसेट है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, जब लोगों के पोर्टफोलियो के साइज बड़े होंगे तो उनकी लॉस टॉलरेंस कम होगी, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। और उसमें गोल्ड से ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है। ओके, और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे महेंद्र लूनिया जी, मनीष जी, वो जब से लॉन्च हुआ है ना तब 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 20 सालों में ना इक्विटी से बेहतर रिटर्न गोल्ड का दिख रहा है और डबल डिजिट हमेशा 10 से 11% के आसपास का सालाना रिटर्न आपको दिख रहा है। वैसे भी कह सकते हैं कि जो है ना गोल्ड और आदमी की उम्र, जैसे इक्विटी के बारे में कहते हैं, उसको दोनों को ऊपर ही जाना है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये जाना ही जाना है। और गोल्ड के साथ सबसे अच्छी बात है कि लिक्विडिटी इतनी है कि देश के किसी भी हिस्से में जाके आप कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बाकी मेहमानों को भी जोड़ते हैं। किशोर नारने सर, आपसे मेरा अब सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए। जो नए ट्रेडर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करें, क्या क्या जो बेसिक पॉइंट्स है वो उनको बताइए ताकि नए ट्रेडर भी जुड़े। हम रेगुलर आपसे बात करते हैं तो सिर्फ प्राइस आउटलुक ले लेते हैं, नए लोग तो जुड़ते नहीं हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। नए लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या सलाह देंगे उनको? गुड मॉर्निंग शमोन, और बधाई है आपका ये जो मुहर आपने उठाया कि कम महाकुंभ करने का। और जहां तक कमोडिटी मार्केट्स में स्पेशली नए इन्वेस्टर्स और नए ट्रेडर्स को जोड़ने का बात है, आई थिंक गोल्ड सिल्वर सबसे आसान बन जाता है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर ऐसा कमोडिटीज है कि हर इंसान, स्पेशली भारतीय लोगों को तो काफी पसंद है कमोडिटी से, और काफी लोग इसको ट्रैक भी करते हैं रोज दिन भर दिन का जिंदगी में। सो अगर आप नया ट्रेडर है, कभी आपने कमोडिटीज ट्रेड नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट टर्म जो स्विंग ट्रेड जो बोलेंगे, प्रॉब्ली आपको 1 महीना 2 महीने का जो व्यूज है, वो काफी हद तक आपको रिस्क और रिवॉर्ड थोड़ा सा आपको केयरफुली कैलिब्रेट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में गोल्ड सिल्वर में दोनों में आपको बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, तो आपको इनफ टाइम मिलता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत होल्ड करने के लिए, थोड़ा बहुत आपका प्राइस आपके फेवर में मूव करने के लिए। सो आई थिंक गोल्ड मिनी एंड सिल्वर मिनी एक डिसेंट साइज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। बिकॉज आप अगर गोल्ड पेटल वगैरह या 1 ग्राम या गोल्ड ETF में जो कर रहे हैं, वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप SIP के जैसा करना चाहते हैं, या आप 5-10 साल के लिए आपका बेटी का शादी के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, सो इस जो मकसद है, आप लॉन्ग टर्म में 5-10 साल में मैं बड़ा गोल्ड का एक कैपिटल जोड़ना चाहता हूं, वो आप गोल्ड ETF या गोल्ड पेटल का जो डिलीवरी लेके वो आप वो वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आप एक टैक्टिकल इन्वेस्टर है, टैक्टिकल ट्रेडर है,
आप शॉर्ट टर्म का मूवमेंट को आप कैप्चर करना चाहता है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडर है, तो आप गोल्ड मिनी या सिल्वर मिनी एक आइडियल साइज होता है नया इन्वेस्टर्स के लिए। और आपका व्यू होना चाहिए 15 से 20 दिन, 1 महीने का आसपास का अगर व्यू लेके आकर चले, और मोस्टली आपको इसमें एक फेवरेबल मूवमेंट और डिसेंट मूवमेंट मिलता है कि बिकॉज आप गोल्ड ना एकदम शॉर्ट टर्म आप ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज गोल्ड में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी होता ही नहीं है। एंड एकदम लॉन्ग टर्म जो है, बिकॉज ये डेरिवेटिव मार्केट है, आपको हर टाइम आपको रोल ओवर करना पड़ता है, हर टाइम आपको ये महीने से नेक्स्ट महीने में कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आपको फायदेमंद नहीं रहेगा। तो आई थिंक 1 महीना से 2 महीने के अंदर का जो व्यू है, आई थिंक वो बेहतर लगता है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है गोल्ड मिनी का, जो 100 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो काफी रीजनेबल साइज है कोई नए इन्वेस्टर्स के लिए। नए ट्रेडर, नए इन्वेस्टर थे, उनके लिए गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी के साथ शुरुआत करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू है तो और भी छोटे कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड पे मौजूद है, जैसे गोल्ड के गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल्स तो है ही, सिल्वर में सिल्वर माइक्रो भी है, तो आप डिलीवरी भी वहाँ पर ले सकते हैं। आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या ट्रेड के लिए उतरे, जैसे इक्विटी में होता है, आप ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, नुकसान हो रहा है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। कैश मार्केट में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। यही काम यहाँ पर आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, केवल अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दे दीजिए, घर पर डिलीवरी आ जाएगी, भाव तो बढ़ेंगे ही, घर पर रखा रहेगा। गोल्ड जैसे शेयर आपके डीमैट में रहते हैं, यहाँ पे या तो वॉल्ट में रखिए या फिर घर पे रखिए, इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड के बारे में एक और मनीष जी बात कही जाती है कि जितना भी बाजार में डर हो ना, मार्केट में जितना ज्यादा डर हो, गोल्ड उतना ही ज्यादा चलता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि और लोगों को लगता है कि सिर्फ है, और हमेशा इसमें आपको जो है पैसा आखिर अंत में बनना ही है, मिलना ही है। कम डर पसंद नहीं है, कम डर में बिल्कुल सुस्त पड़ा रहेगा। जितना ज्यादा डर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर गोल्ड चलता है। हालांकि अभी देख रहे हैं कि बाजार में भी तेजी है, डर का वहाँ भी माहौल नहीं है, और सोने चांदी में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ 3-4 सालों में काफी कुछ ऐसा हुआ भी है। कोविड के बाद रूस यूक्रेन, और फिर इजराइल हमास, और ट्रेड वॉर, और इस तरह की चीजें तो लगातार चलती रहती है। तो ऐसे में हेजिंग के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ ज्वेलर आशीष पेठे साहब हैं, डायरेक्टर है वामन हडी पेठे के, और जीजेसी जेम ज्वेलरी काउंसिल जो देश की लीडिंग ज्वेलरी एसोसिएशन है, उसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। शुक्रिया आशीष पेठे साहब। आपसे मेरा सवाल होगा, आप लोग जब इन्वेंट्री आप रखते होंगे, मान लीजिए आपके ऊपर के भाव में खरीद लिया, गोल्ड 64,000 भी गया, 64,000 के ऊपर भी गया था, उसके बाद हम नीचे आ गया, आपको तो अपना बिजनेस चलाना है। उस बिजनेस को चलाने के लिए आप चलिए बड़े डीप पॉकेट्स वाले होंगे, 26 स्टोर से हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, लेकिन छोटे जो ज्वेलर्स हैं, छोटे छोटे शहरों में हैं, वो इस इन्वेंट्री पर कैसे कंट्रोल करें जो ऊंचे भाव में उन्होंने खरीद लिया। 64,000 का सोना अगर 60,000 पे आ जाए, 4,000 तो कम हो गया, फिर उनके मार्जिन पर तो काफ़ी हिट होता होगा। ये मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे वो हेज करके जाए, उनको एजुकेट कीजिए आप। सभी पैनलिस्ट को और आपको नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ एजुकेटिंग योर व्यूअर्स। आपने सही कहा, पिछले कई सालों में जब मैं बिज़नेस में आया तब ये पोजीशन थी कि सोने के भाव लगभग 1-2 महीने तक भाव हिलते नहीं थे, सेम भाव पड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप होने लगे वैसे वॉलेटिलिटी सोने के प्राइस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हेजिंग करना ये हर एक ज्वेलर को, छोटा से छोटा ज्वेलर हो या सबसे बड़ा ज्वेलर हो, उनको सोने के प्राइस में हेजिंग करना आज एकदम क्रिटिकल हो गया है। अगर हम हेजिंग के बारे में 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। 2 चीज़ों के लिए प्राइस में हमें देखना पड़ता है। जो हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शंस होता है उसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन को हमें कवर करना पड़ता है, और दूसरा आपका जो बेस इन्वेंट्री है उसमें अगर प्राइस में एकदम से उतार चढ़ाव आता है तो आपको कवर करना चाहिए। ये दोनों के लिए इतने सालों से लोग नेचुरल हेजिंग यूज़ करते थे कि दिन में समझो 500 ग्राम बेचा तो आज सेम भाव में 500 ग्राम खरीद लिया, या 2 किलो बेचा तो 2 किलो खरीद लिया, ताकि आपका जो सोने का स्टॉक है वो मेंटेन रहे, तो आपको डेली ट्रांजैक्शन में आप उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि एक बार 34-35 हज़ार जाके 25,000 तक भी प्राइस आया था, या एक बार 56-57 के बाद 46 पे भी आया था। तो इस तरह के वाइल्ड फ्लक्चुएशन जब होता है तो हमें जो एक्सचेंज में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो फ्यूचर्स मार्केट है वो कर सकते हैं।
लेकिन मेरा सभी ज्वेलर्स को ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप ऐसा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो कोई भी ट्रेंड एनालिस्ट या कोई ट्रेंड आदमी के साथ बैठ के कीजिए, क्योंकि उसमें अगर आपका क्या कहते हैं डायरेक्शनल व्यू आपका अगर गलत हो गया तो उसमें आपको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो उसमें आप कभी भी स्पेकुलेशन में मत जाइए, और डायरेक्शनल कॉल आपको लगता है कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो शॉर्ट करके बैठिए, लेकिन उसमें एकदम कट टू कट स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। लेकिन ये पूरे हेजिंग में आई थिंक 2-3 चीज़ों का हर एक के स्ट्रैटेजी में इम्पोर्टेंस है। एक तो वो ज्वेलर का डेली वॉल्यूम है, उसके पास स्टॉक कितना है, उसके प्रोपोर्शन में उसको लगता है कि ही कैन बेयर लॉस, तो 50% हेज करके रखिए। जो पब्लिक लिमिटेड और लार्ज कंपनीज है वो बहुत बारी तो पूरा 100% उनका स्टॉक हेज करके रखती है। सेकेंडली उनका कैश फ्लोज का पोजीशन क्या है, क्योंकि कभी कभी ये मार्क टू मार्केट में सडनली आपको कैश फ्लो में प्रेशर आ सकता है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और जो नया ऑप्शंस का एवेन्यू खुला है और उसमें भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों को मिला के किसी अच्छे सलाहकार से बात करके आप स्ट्रैटेजी करो तो यू कैन बी कवर्ड विद द हेजिंग। कि आपको डे टू डे आपको कैटर करना है, ग्राहकों को आपको सेवा देनी है, बेचनी ही है, तो आप अपने मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। रेनिशा चेनानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। रेनिशा जी, हालांकि आप ऑनलाइन बिजनेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन हेजिंग तो उन्हें भी करना है, उन्हें भी डिलीवरी लेनी है, ऊपर के भाव पे उन्होंने अगर माल रखा हुआ है, तो आप क्या सलाह देंगी जो हेजर्स है उनके लिए, क्या सलाह है? जी शुभमन जी और बाकी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्ते। जी मैं ये कहना चाहूंगी, सी गोल्ड में अगर ट्रेडिंग करनी है तो 2 तरह के इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे हैं ज्वेलर्स, और ज्वेलर्स के साथ रिफाइनर्स या फिर बुलियन ट्रेडर्स या फिर गोल्ड के इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। सो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, जैसे MCX पर और NCDX पर वो अपनी हेजिंग पोजीशंस बना सकते हैं। और जो ज्वेलर्स और रिफाइनर्स और इम्पोर्टर्स हैं, ज्यादातर वो बाकी की भी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, उसमें भी अपनी पोजीशंस बनाते हैं। अभी पिछले 1 साल में काफी डेवलप हुआ है गोल्ड का मार्केट। तो हमारे पास स्पॉट एक्सचेंज है गोल्ड की, फिर हमारे पास IIBX है, एंड वी ऑल्सो हैव इंडिया INX। तो ये सारे और भी ऑप्शंस हैं जहां पर 1 ग्राम से लेके 1 kg और उससे ज्यादा क्वांटिटीज में भी आप अपनी पोजीशंस की हेज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है सिमिलर टू MCX। तो आजकल हमारे पास सिर्फ 2 एक्सचेंजेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी 15 सालों से। हमारे पास कई ऑप्शन है ज्वेलर्स के पास, या फिर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, जो अपने गोल्ड को हेज करते हैं। और हेज करना भी चाहिए क्योंकि प्राइस काफी वॉलेटाइल हो गई है। हर साल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 11-12% जितना प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी गोल्ड के बिजनेस में है ये सब अभी अपना पोजीशंस को हेज करते हैं ऑलमोस्ट। काफी एग्रीमेंट्स भी यूज होते हैं आजकल, गोल्ड लीज एग्रीमेंट्स भी यूज होते हैं। तो ये कई तरीके हैं जो आप इस बिजनेस में यूज करते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। यानी अगर आपको कारोबार को लॉन्ग टर्म में चलाना है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस करना है, तो मार्जिन ग्राहकों पर शिफ्ट करने की बजाय, इधर उधर करने की बजाय छोटे ज्वेलर्स के लिए यही सलाह होगी कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करें, उनकी सलाह ले और कोशिश करें जो भी इन्वेंट्री है उसको हेज करके जाए। आपका नुकसान भी कम नहीं होगा, लंबी अवधि में नुकसान भी कम कर सकते हैं और अपने जो मार्जिन है उसको बनाए रख सकते हैं और लंबी अवधि में बेहतर कारोबारी भी आप बन सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें निकल कर आ रही है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अपने मेहमानों से कुछ और बातें करेंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे कि गोल्ड को लेकर इनका क्या नज़रिया है, आगे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर और साथ ही कैसे शुरुआत करनी है, तमाम मुद्दों पर ये आपको अपनी राय देंगे। तो आप अपना सवाल हमें भेजते रहिए। कमोडिटी महाकुंभ, जिसमें लगातार हम कमोडिटी से जुड़ी तमाम जानकारियों को आपको बता रहे हैं। और चूंकि ये गोल्डन ज्ञान का समय है तो बात सिर्फ सोने और चांदी की हो रही है। और कहते हैं ना कि सोना है सदा के लिए,
आजकल तो जो ये नारा चलता हुआ दिखा, लगातार हम देख रहे हैं कि सोना में जो लोग निवेश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला कि सोने रिकॉर्ड ऊंचाई पे। इस देश में माना जा रहा है करीब 1 लाख के आसपास के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स होंगे, और अगर ज्वेलर्स की बात हो तो MCX से बेहतर कोई शख्स नहीं जो हमें बता सकते हैं। शिवांशु मेहता जी, मैं आपसे अगला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हेजिंग, ऑप्शन, ये सब है, चर्चा हो रही है। एक आम आदमी जो इस शो को देखने के बाद ये तय किया कि कल से मुझे अब सोने में ट्रेड करना है, वो कैसे शुरू करे और क्या करे? जी हाँ, इसमें ये बहुत सिंपल है। जैसे एक KYC फॉर्म होता है किसी भी मेंबर ब्रोकर के यहाँ, जो रजिस्टर्ड रिटेल ब्रोकर्स हैं उनके यहाँ, अव्वल तो उनका अकाउंट ऑलरेडी खुला होता है, कमोडिटी एक्टिवेट होता है, नहीं है तो वो खोल सकते हैं, कुछ ही घंटों का वो एक समय है। उसके बाद मार्जिन जो होता है, इनिशियल मार्जिन, जैसा कि बताया अभी के छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्ट में आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और गोल्ड मिनी की आई थिंक किशोर बात कर रहे थे, वो सही है कि गोल्ड मिनी एक आइडियल प्रोडक्ट है शुरू करने के लिए, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये के मार्जिन से आप पोजीशन भी ले सकते हैं, अक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, और मंथ एंड पे आपको डिलीवरी मिल जाती है एक्सचेंज के वॉल्ट में, और आप उसे वहाँ पे अक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुहैया हैं, और आई थिंक ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। और जिस तरह से देखा जाता है वर्ल्ड में, एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास है कमोडिटीज़, जैसा हम अभी बता रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन पर्पस स्पेशली। बिल्कुल। तो आपने जो बात कही कि चलिए आपके हिसाब से हमने KYC कर लिया, अकाउंट खोल लिया, शुरू कर दिया ट्रेडिंग, अब क्या होता है कि हर कोई बताता तो है ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अब करते समय आपके हिसाब से वो क्या 2 या 3 या 4 सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो यही है कि एक्सचेंज इकोसिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड जो आप आ गए, तो वो सबसे पहला स्टेप है, जो कि एक सेबी के रेगुलेटेड MII के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू आप काम कर रहे हैं। एक्सचेंज पे आने के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैं पहले ही गिना चुका हूँ कि एक ऑर्डर बुक लिक्विडिटी और क्वालिटी अश्योर्ड गोल्ड। हमारे यहाँ जो गोल्ड है वो एक बार इंडिविजुअल ऐसे सर्टिफिकेट के साथ आती है। अगर कॉइन प्रोडक्ट्स हैं तो वो टेम्पर प्रूफ पैकिंग में आते हैं, तो वो वॉल्ट टू वॉल्ट उसकी हिस्ट्री रहती है। तो ये सब चीज़ें एक सेफगार्ड्स हैं, और हमें इसका जो इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि जो डब्बा टाइप की जो इल्स हैं जो देखी जाती हैं, उनसे निवेशकों को दूर रहना चाहिए और उनसे बच के चलना चाहिए। और ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी सरकार का जो गवर्नमेंट का फोकस ज्वेलरी सेगमेंट पे भी ऑर्गेनाइज करना है इसे। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि आपकी जो ट्रेडिंग, आपकी जो हेजिंग की अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो हमेशा जो है एक्सचेंज के मैकेनिज्म के साथ लिंक्ड रहें, आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। और अगर आप निवेशक हैं तो मैंने बताया कि आपका एक ऑर्गेनाइज तरीके से निवेश हर डिनोमिनेशन में हो सके, 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम, किलोग्राम। बिल्कुल। और सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि MCX के बारे में एक बात बता दूँ, सेबी रेगुलेटेड है, तो गड़बड़ी की कोई चांसेस नहीं है। जनरली कई बार होता है ना, सोने में लोग कहते हैं कुछ मिलावट हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, ये नहीं हो सकता है। तो आप जा सकते हैं, जो उन्होंने बताया आप उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब सीधे चलते आशीष पेठे जी के साथ। हमने सर ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात की, अब मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, फिर और विश्वमोहन विस्तार से बताएंगे बाकी चीज़ों को। मैं एक रिटेल नागरिक हूँ, मुझे आज जाके सोना खरीदना है आपके पास। सोने खरीदते समय एक तो हॉलमार्किंग का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा समझाइए लोगों को। दूसरा, मुझे सोना खरीदना है, मुझे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है? पहले मैं हॉलमार्किंग पे बात करता हूँ। 2000 में हॉलमार्किंग पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और 2021 में उसको मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि आप कोई भी पीस ज्वेलरी का आज के 3 से डिस्ट्रिक्ट में आप खरीदते हो तो वो हॉलमार्क होना चाहिए। आप वहाँ पे एक 10x का मैग्नीफिकेशन ग्लास होगा, उसमें से आप देख सकते हैं कि उसमें हॉलमार्किंग के जो भी रिक्विजिट मार्किंग्स है वो है कि नहीं। एक ट्रायंगुलर मार्क BIS का आता है, फिर प्योरिटी का जो मार्क आता है 916 22 कैरेट का आता है, और नया जो HOID 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है वो है कि नहीं आप देख सकते हैं। वो जो नंबर है वो आप BIS की जो ऐप है BIS केयर, उसमें जाके वो नंबर रिकन्फर्म कर सकता है कि वो जेन्युइनली हॉलमार्किंग किया हुआ कि नहीं। ये हुई हॉलमार्किंग के बारे में बात। आगे चल के धीरे धीरे जो बुलियन है, ये सिक्के है, उस पर भी कंपलसरी हॉलमार्किंग आने के आसार है, 1-2 साल में वो भी आ जाएगा। तो किसी को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेना है तो सिक्के या कॉइन्स या बार बाज़ार में जाके ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, डिजिटल गोल्ड का नया ऑप्शन डेवलप हुआ है, जिसमें आपकी जो डिनोमिनेशन, आपको जो अमाउंट में इन्वेस्ट करना है उसमें आप कर सकते हैं।
लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म किसका है वो बैकग्राउंड चेक आपको करना ज़रूरी है। ज्वेलर के पास के भी आप लेते हो तो उसका भी बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आगे कभी ना कभी आप बेचेंगे उसको, तो उस समय की आपकी सेफ्टी के लिए उसका बैकग्राउंड चेक करना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या और आशीष जी तीसरा ऑप्शन एक्सचेंजेस पे MCX जैसे शिवांशु ने कहा, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके आशीष जी, अब एक मेरा छोटा छोटा अब जवाब आपसे चाहूँगा। एक सवाल कि लोग जब खरीदने जाते हैं ना तो मैं कई बार पूछते हैं कि कौन सा भाव देखो। हो सकता है कि सभी ज्वेलर के भाव पर उनको भरोसा नहीं होता होगा। आप सुबह जब अपने स्टोर में पहुंचते होंगे तो कैसे तय करते होंगे कि आज क्या भाव रखे, क्या देखकर आप लोग तय करते हैं? जो मार्केट लगभग 11 बजे के आसपास मार्केट्स खुल जाते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आज इंपोर्ट सोना होता है 99.9%, तो उसके हिसाब से बैंक से अगर इंपोर्ट होने के बाद क्या रेट लैंडिंग रेट होगा उसके हिसाब से मार्केट में रेट आता है। लेकिन वो जो रेट आता है वो होलसेल का रेट होता है किलो बंदी का। उसके बाद ज्वेलर उसमें मिलोनी करके उसको 22 कैरेट में ज्वेलरी बनाता है, इन्वेस्ट करता है। तो 22 कैरेट का रेट इज़ डिफरेंट दैन 24 कैरेट का। अगर आप 24 कैरेट का रेट बाइंग करने जाते हो तो MCX का रेट है, उसको आप रेफरेंस पकड़ सकते हो, या इब्जा के वेबसाइट पे भी रेट रेफरेंस रेट आता है। उससे लगभग 1 से 2% का डिफरेंस में आपको मार्केट में रिटेल में आपको रेट मिल जाना चाहिए। यदि आम तौर पे आप समझे तो इब्जा के रेट भी देख सकते हैं, MCX के रेट भी दे सकते हैं, लेकिन होलसेल रेट रहते हैं तो जो रिटेल में आपको मिलेंगे 1-2% ऊपर के भाव दिखेंगे। और ऊपर से जब आप डिलीवरी लेते हैं, खरीदते हैं, तो 3% GST भी देना पड़ता है। आप महेंद्र जी, आपसे छोटा एक सवाल होगा, आप लोग कैसे तय करते हैं? आप भी MCX इब्जा के रेट देख के या फिर इंपोर्ट वगैरह के जो भाव है उस हिसाब से तय करते हैं आप लोग? जी हाँ, वैसे ही होता है। मोस्टली जो लोकल ज्वेलर्स है उन्हीं के रेट्स हमारे यहाँ तक भी आते हैं। हम लोग वही, जैसे अभी आशीष जी ने बताया, वही मैकेनिज्म है, हम वही रेट अप्लाई करते हैं हमारे कस्टमर के लिए। ओके रनीशा जी, यही सवाल आपसे भी होगा। ऑगमोंट गोल्ड भी डिजिटल गोल्ड में है, क्या आप लोग कैसे तय करते हैं? क्या क्या देखना चाहिए? रेट कहाँ से तय देखना चाहिए? रिटेल जो खरीदार हैं उनको क्या सलाह है? जी कई रेट्स फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। जैसे इब्जा के रेट्स जो है वो एक बेंचमार्क माना जाता है जनरली, एंड डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स भी अलग अलग रेट्स को करते हैं। और आप देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड में भी आप अगर बाय करते हैं तो बैकएंड में जो सप्लायर है उसके रेट्स क्या है वो भी इन्वेस्टर को देखने चाहिए। तो मेनली देयर आर 3 सप्लायर्स फॉर डिजिटल गोल्ड इन इंडिया इन द बैक एंड। फ्रंट एंड में आप कोई भी टेक ले सकते हैं, बट बैक एंड में जरूर देखिए कि कौन सा सप्लायर है। तो सारे सप्लायर्स के रेट अलग होते हैं, एंड LBMA के रेट्स भी फॉलो होते हैं, किस प्राइस पर इंपोर्ट हुआ है, किस प्राइस पर लैंडिंग हुआ है, ये सारे रेट्स देखे जाते हैं। बट कॉमन इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर जिसको गोल्ड खरीदना है, फॉर सिंपल टर्म्स उसे इब्जा के रेट्स देखने चाहिए, ऐसा कुछ। विक्रम सर, आप इतने बड़े फंड हाउस मैनेज कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर, और डिलीवरी के समय जो गोल्ड वगैरह आप लोग वॉल्ट में रखते होंगे वो किस तरह के सप्लायर होंगे? LBMA और यहाँ जो MCX अप्रूव्ड होंगे वो सप्लायर्स के गोल्ड भी रहते होंगे आप लोगों के वॉल्ट में? जी देखिए, सेबी का मैंडेट जो है वो बहुत क्लियर है। जितनी गोल्ड या सिल्वर ETFs हैं इंडिया में उनको LBMA गुड डिलीवरी बार्स ही रखना है। LBMA जो है वो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन एक बेंचमार्क है। वो बेंचमार्क इंश्योर करता है कि प्योरिटी, वेट और जो सप्लायर है उसका KYC, उसकी किफ़ायती, उसका बैकग्राउंड चेक, जैसे आशीष जी ने बोला, वो सब चीज़ों का जो गारंटी है वो LBMA के सिस्टम के थ्रू आता है। ओके तो ये एक सेबी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है एज फार एज बार्स आर कंसर्न। हमको वही बार रख सकते हैं, हम इसके अलावा कोई बार नहीं रख सकते हैं। ओके तो इससे ये इंश्योर करता है इन्वेस्टर के लिए कि जब भी वो गोल्ड ETF खरीदते हैं जो कि टोटली बैक्ड होता है, या सिल्वर ETF खरीदते हैं टोटली बैक्ड होता है सिल्वर या फिजिकल बार से जो कि LBMA गुड डिलीवरी हैं, वो एक वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिटी बार्स का एक ओनरशिप मिल रहा है उनको उसमें। अब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, पूरे विश्व भर में हर देश का एक लोकेशन डिस्काउंट या लोकेशन प्रीमियम होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी कंट्री में एक कोई बुलियन स्पॉट एक्सचेंज नहीं है, और इसकी वजह से जो स्पॉट रेट्स जो हैं वो डिराइव्ड स्पॉट रेट हैं,
ना कि लिस्टेड स्पॉट रेट है। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम्स में अगर कोई स्पॉट एक्सचेंज इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ना कि आउटसाइड या गिफ्ट सिटी में, अगर इंडिया में कोई स्पॉट एक्सचेंज आती है तो ये जो मुगालता जो आप बोल रहे हैं इन बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कि भी स्पॉट रेट क्या है, तो लिस्टेड नहीं, जैसे अभी आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एक लिस्टेड रेट है, सही बात। इसी तरह हमको एक गोल्ड का भी एक स्पॉट रेट लिस्टेड चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम्स में हम काफ़ी होपफुल हूँ, एक स्पॉट एक्सचेंज आएगा तो उससे ये प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, कई सारे दर्शकों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि कहाँ से रेट दुखू, कई सारे रिलेटिव्स भी कर देते हैं। तो सर अब LBMA की बात कर रहे थे विक्रम सर कि LBMA अप्रूव्ड ही वो गोल्ड डिलीवरी, लेकिन आप लोग अब लोकल रिफाइनर्स के साथ भी अब टाई अप हो रहा है, MCX अब वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है, देश में आत्मनिर्भर की बात हो रही है। तो आप लोग जो सप्लाई करते हैं LBMA वाले और यहाँ के जो लोकल MCX अप्रूव्ड जो सप्लायर्स है गोल्ड सिल्वर की, क्या उसमें कोई फर्क है या बिल्कुल वही गोल्ड रहती है? जी हाँ, 2019 दिसंबर में BIS ने इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी बहुत पहले से वेट चल रही थी। उससे पहले एक्सचेंज पे सिर्फ LBMA बार्स गोल्ड में और सिल्वर में रिसीव होती थी, एक्सेप्ट की जाती थी। हमने MCX गुड डिलीवरी नॉर्म्स करके एक प्रोसीजर, एक रेगुलेशन निकाली जिसका बेसिस BIS और NABL की एक्रेडिटेशन होना, तो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी था। तो करते करते जो प्रोसेस है टेक्निकल ऑडिट्स की और फाइनेंशियल ऑडिट्स की, एक काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस रख के हमने चुनिंदा 5 रिफाइनर्स को गोल्ड 100 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट में केवल इंट्रोड्यूस किया है। उसमें LBMA प्लस जो एक्सचेंज एम्पैनल्ड रिफाइनर्स हैं। तो उसमें कोई फर्क होता होगा उन दोनों गोल्ड में? नहीं, देखिए वो BIS का जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप में टेक्निकली बहुत सुपीरियर स्टैंडर्ड है। और जो LBMA जो प्रोसीजर्स रन करती है टेक्निकल ऑडिट्स के, एनुअल स्क्रीनिंग ऑडिट्स के और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग के, वो सारे नियम हमारे MCX गुड डिलीवरी नॉर्म्स के अंदर भी लागू वो अपने अंडरलाइंग में जो खरीदते हैं, आप लोग क्यों नहीं सर, यहाँ वाले जो लोकल रिफाइनर्स हैं उनके गोल्ड आप लोग क्यों नहीं लेते सर? हर कमोडिटी का, हर सिक्योरिटी का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है। अभी आप जैसे कोई भी आप प्राइसिंग लेते हैं वर्ल्ड में, चाहे वो इक्विटीज़ की हो, बॉन्ड्स की हो, कमोडिटी की हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IOSCO वर्ल्ड की, वो उसको ऑडिट करती है, अप्रूव करती है कि भी ये प्राइस जो है ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करती है। बिल्कुल सही बात है, और उसी के आधार पे आप लोग तय करते हैं। और वो उसका रीज़न क्या है कि अगर आप उस आप क्वालिफाई करते हैं उसके लिए, तो आपकी जो बार्स हैं वो लिक्विड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में कहीं से भी वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप तो लोकल भी, यहाँ पर लोगों को भी कैटर करना है शिवांशु जी, इसलिए उस तरह के देखिए उसके बहुत फायदे हैं। अल्टीमेटली जो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होती है, रिसाइकलिंग बढ़ती है, और जो डिस्पैरिटीज प्रिवेल करती रहती हैं, आप सुनते होंगे डिस्काउंट्स, अल्टीमेटली ये चीज़ें कम होती जा रही हैं एक्सचेंज के इस इनिशिएटिव की वजह से। और इसमें आप देखेंगे कि इवन IIBX पे हमने UAE गुड डिलीवरी को भी एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। बिल्कुल। तो LBMA तो अपनी जगह है, वो तो हिस्टोरिकली हमारे पास रहा है, बट आगे इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हमें आगे बढ़ना, और ये बहुत चुनिंदा रिफाइनर्स हैं जिसकी क्वालिटी आपको जैसे मैंने बताया प्रमाणित है। BIS कोई एक बॉडी के नाम पे जो क्वालिटी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड में रखे गए हैं वो टॉप मोस्ट हैं। बिल्कुल यही कदम होंगे जो आगे चल के हम भी यहाँ पर प्राइस सेटर हो सकते हैं। अब तक जो प्राइस टेकर हैं, और यही सब वजह हैं जो जिस वजह से समाधान हो सकता है कि अगर BIS भी IOSCO अप्रूव्ड हो जाए तो फिर उनकी बार्स भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अभी इंडिया जो है वो एक माइनर कंट्री, मेजर कंट्री है। बिल्कुल। हम अब वी कैन नॉट से कि हम अपनी चीज़ें फॉलो करेंगे, हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 2 वे ट्रेड हो। जैसे शिवांशु बोल रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है LBMA गाइडलाइंस और BIS गाइडलाइंस में, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ BIS गेटिंग ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय IOSCO, दैट्स द ओनली थिंग। बिल्कुल, तो ये तरीका है। चलिए किशोर सर को भी जोड़ते हैं। हम हेजिंग से पहले ऑप्शंस की एक बात समझ लेते हैं कि अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए हेज करना है, जैसा पेठे सर कह रहे थे, किशोर सर अगर ऑप्शंस के जरिए अगर छोटे ज्वेलर्स वगैरह को हेज करना है तो उनके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कोई सलाह आपकी तरफ से उनके लिए? हाँ विश्वमोहन, आई थिंक जैसा आशीष जी ने बोला है कि जो ज्वेलर्स हेज करना चाहता है, थोड़ा सा इंडिया में जो उस चीज का एक डिसिप्लिन या एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवेल्युएट करने का वो थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पे। एंड स्पेशली स्मॉल ज्वेलर्स जो
इंडिविजुअल रन स्मॉल ज्वेलर्स, बिकॉज द लार्ज चेन्स एंड जो लिस्टेड कंपनी से और बहुत ही बड़ा कंपनी से वो प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनका एक हेज पॉलिसी डिजाइन करते हैं। जहां तक छोटे ज्वेलर्स हो जाता है कि उन लोग वो चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एक्चुअली उन लोग अपने आप में कुछ DIY करने जाते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट आ जाता है एंड देन वो नुकसान होता है। सो सबसे पहले उनके रिस्क आइडेंटिफाई करना, बिकॉज सारे गोल्ड रिस्क पे नहीं है, बिकॉज अपना जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो इतना सालों से इवॉल्व हुआ है, विदाउट MCX इवॉल्व हुआ है, और उन लोगों का नेचुरल हेजिंग मैकेनिज्म्स काफी हद तक ज्वेलरी का बिजनेस के इनबिल्ट है। सो एक्चुअल रिस्क आपको आइडेंटिफाई करना है कि हालांकि मैं दो चीजों में इसमें बांटता हूं, स्पेशली वन इज द इन्वेंट्री विच इज द कंटिन्यूस आपका स्टॉक इन ट्रेड है। जो स्टॉक इन ट्रेड है, आपको फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा दुकान में अगर 50 किलो 100 किलो का सोना हमेशा आपका रहता है, मतलब वो आपको सदियों से आ रहे हैं, आप पिताजी से आए या जनरेशनल इंटरजेनरेशनल गोल्ड है। सो बेसिकली वो है आपका स्टॉक इन ट्रेड है। दूसरा है आपको वर्किंग कैपिटल, जो है कि आपका जो ज्वेलरी जो मटेरियल आ रहे हैं और मटेरियल जा रहे हैं, और इस दोनों के बीच में गैप है कि मैं जब तक मटेरियल खरीदता हूं और बेचता हूं, इसके बीच में जो टाइम गैप है, वो आपका प्राइस रिस्क आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उसको हेज करना है। दूसरा जो इन्वेंट्री हेज करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है, वो बैलेंस शीट रिस्क को मैं हेज करना है नहीं करना है, वो उस जो बिजनेस ओनर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका कॉल है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म प्राइस रिस्क जो है वो अलग से मैनेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेंट्री है वो आप आई थिंक जो अभी ऑप्शन का जो सुविधा है अपने पास, सो लॉन्ग टर्म वाला जो स्टॉक है उसके ऊपर आप कॉल राइटिंग करके चल सकते हैं, दूर का कॉल राइटिंग करके थोड़ा बहुत उसमें आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आपका स्टॉक इन ट्रेड, स्पेशली जो आपका इन एंड आउट हो रहा है मेटल, वो जो है आप आई थिंक जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू आप एक प्रॉपर मार्केट इंटरमीडिएट लाइक एक सॉलिड रिसर्च वाले जो एक ब्रोकर है या कोई अच्छा कंसल्टेंट है, जो उनको एम्प्लॉय करके एक पॉलिसी डिजाइन करके स्टिक टू दैट हेज पॉलिसी, बिकॉज वो डिसिप्लिन जब तक है आपका हेजिंग बराबर चल रहा है। जब भी आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है वो हेजिंग से स्पेकुलेशन में बदल जाता है, तो वो एक केयरफुल रहना चाहिए। एंड ये जो पॉलिसी है, शायद ब्रोकर जो ज्वेलर का जो टाइमिंग है, जो आप इन एंड आउट का टाइमिंग है, जो उनका फिजिकल गोल्ड को कवर करने का तरीके से, और उनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, उनका कितना गोल्ड मेटल लोन है, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं हो सकता, कस्टमाइज्ड पॉलिसी हो जाना चाहिए, और वो डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सीधे तौर पे तो मेरा जो अगला सवाल है आशीष जी आपसे है, पेटे एक समान तौर पे चर्चा होती है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। एक तो पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि है क्या और ये कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स के मन में भी होता है, क्योंकि सिर्फ नंबर वो देखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो एक सिंपल मैं आपको थंब रूल एंड कंज्यूमर्स को देना चाहूँगा कि अगर आपको 22 कैरेट की प्योरिटी अगर कितना है वो देखना है, तो 22 डिवाइडेड बाय 24, जो कि प्योर सोना 24 कैरेट गिनते हैं, तो 22 बाय 24 करेंगे तो 9166 आता है। तो 916 प्योरिटी ये 22 कैरेट का आ जाता है। अगर आपको 18 कैरेट का देखना है तो 18 डिवाइडेड बाय 24 अगर आप करते हैं तो 75 आता है। मतलब 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% सोना रहता है, बाकी उसमें सिल्वर और कॉपर रहता है। इट इज़ अ थंब रूल दैट एवरीवन कैन गेट। अगर 23 चाहिए तो 958 आता है 23 बाय 24 करके। सो इट इज़ अ थंब रूल, वो कोई भी कस्टमर अपने घर पे कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करके देख सकता है। और जब वो चीज़ खरीदता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो हॉलमार्क में क्या लिखा है उसमें भी ये 916, 958, 750 ये सब लिखा हुआ होता है। उसके बाजू में 22, 21, 20 कैरेट जो भी है वो उसके साइड में लिखा रहता है। सो इट इज़ वेरी इजी, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन में यू कैन गेट द नंबर्स। आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार जो है ना हमारे दर्शक सवाल भेज भी रहे हैं। स्वदेश महाकुंभ हैशटैग पे आप सवाल भेज सकते हो। ये सवाल एक दर्शक का आया था जो मैंने आपसे पूछा था। एक सवाल का जवाब मुझे जल्दी से आपसे चाहिए आशीष जी। हमने चांदी के सोने की बहुत बात की, अब चांदी में किसी को ट्रेड करना हो तो उसके लिए क्या तरीके हैं MCX में? बिल्कुल, चांदी जो है वो बहुत वोलेटाइल मेटल है, उसमें ट्रेड और हेज करना दोनों बहुत ज़रूरी है।
जहाँ तक हेजिंग ट्रेडिंग का सवाल है, आपका सवाल निवेशक के बारे में है, मेरे समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो निवेशक के पास 3 विकल्प हैं। एक तो सिल्वर की जो 30 kg बार है, जिस फॉर्मेट में इंटरनेशनली वो बार चलती है LBMA की, सो 30 kg बार का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक 5 kg और एक 1 kg मिनी एंड माइक्रो है, जिसके अंदर सबसे अहम एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसे हमने डिलीवरेबल बनाया था 2020 के आसपास, 2020 में। आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि निवेशकों ने उस सिल्वर 1 kg बार को ऐसा एक बहुत पॉजिटिवली लिया, और उसकी डिलीवरीज जो हैं वो कई टन्स की डिलीवरीज हमारे यहाँ देखी जा चुकी हैं। 200, मेरे ख्याल है 280 टन के करीब। तो 1 kg एक बहुत अच्छा रिटेल प्रोडक्ट है, ना सिर्फ डिलीवरी के लिए, इवन ट्रेडिंग के लिहाज से। और उनकी शुरुआत जो आप जैसे पूछ रहे थे कैसे की जाए, तो आई थिंक सिल्वर 1 kg एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे निवेश में शुरुआती तौर पे किया जा सकता है। तो शिवांश जी ने बताया सीधे तौर पे कि कैसे कर सकते हैं। विश्वन, कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं? जी जी बिल्कुल। एक पहला सवाल है निशांत कुमावत का, ये जानना चाह रहे हैं कि सॉवरिन गोल्ड पर ब्याज क्या होता है। तो 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है और छमाही आधार पर आपको दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने एक और सवाल क्लब किया है निशांत जी ने, क्या ब्याज निवेश के शुरुआती भाव पर निर्भर करता है? आप इस पे करें, हालांकि वो जो जिस भाव पे आप खरीदते हैं उसी भाव पर आपको ब्याज दिया जाता है। आप कुछ बताइए सॉवरिन। जो ट्रांस आती है गवर्नमेंट, जो ट्रांस हर महीने या 3 महीने में लेके आती है, उसका जो रेट रहता है, देयर इज अ फेस वैल्यू ऑफ दैट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो उस फेस वैल्यू के ऊपर उनको 2.5% का ब्याज हर साल में मिलता है। यानी जो मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए में सॉवरिन गोल्ड में निवेश किया है, अब 64,000 या 62,000 रुपए है, तो मुझे 50,000 पर ही ब्याज 50,000 पे ही ब्याज मिलेगा। ये काफी क्लैरिटी थी, वो काफी जरूरी थी। एक और दर्शक का सवाल है, उन्होंने पूछा कि गोल्ड में क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? रेनिशा जी, क्या लग रहा है आपको? हालांकि गोल्ड तो हमेशा लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हमेशा राय रहती है, क्या सलाह देंगे उनको आप? जी, हमने गोल्ड में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं इस साल, और पिछले 20-25 सालों का भी आप देखेंगे तो रिटर्न्स काफी अच्छे रहे। 11 से 12% CAGR रिटर्न रहता है। अभी हमने देखा प्राइसेस 64,000 का हाई लगा के वापस 62,000 के नीचे आ चुकी है। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। ये बुलिश मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन आया है, रिट्रेसमेंट आया, और काफी हेल्दी करेक्शन है ये। तो ये लेवल्स इनफैक्ट यूज करना चाहिए जिसने अपनी इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अभी। ओवरऑल फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। आगे चल के 2024 जो है इट वुड बी अ गोल्डन ईयर। एटलीस्ट 10 to 15% रिटर्न नेक्स्ट ईयर पे एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट ईयर हम प्राइसेस को 68,000 से 70,000 तक जाते हुए देख रहे हैं। तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, अभी भी बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा बेहतर ही रहता है, और लंबी अवधि में तो आपको डबल डिजिट यानी जो बैंक FD है उससे ज़्यादा रिटर्न तो मिलेंगे ही। इसी नोट पर गोल्डन ज्ञान के इस पैनल को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विक्रम सर, शिवांशु जी, दुनिया सर, आशीष पेटे सर और किशोर सर और रेनिशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हमारे दर्शकों को अपना गोल्डन ज्ञान दिया और बताया कि कैसे कई सारी चीज़ों की समझ मेरी भी जो है इसके बाद बढ़ती हुई दिखी है। बिल्कुल, गोल्ड ऐसी चीज़ है कि हर कोई सीखना चाहता है, हर लोगों की दिलचस्पी रहती है। अब तक लोग सिर्फ कंजम्पशन के हिसाब से कर रहे हैं, अब हमारी कोशिश ये हो रही है कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसे देखें, और इसी कोशिश के तहत इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अगर आप भी इस महाकुंभ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएं और स्वदेश महाकुंभ हैशटैग का इस्तेमाल करें। हमारे जितने भी यहाँ पे वीडियोज है उसे रीट्वीट करें, उसे देखें, और लगातार लाइव हमारे साथ आप जुड़े भी रह सकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम एनर्जी मार्केट का खास पैनल लेकर आएंगे, जिसका नाम हमें दिया है SMEs का एनर्जी बूस्टर, यानी SMEs कैसे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं। इन मुद्दे पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं।